गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसका हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था। हम बुक की रीडिंग कर रहे थे। कल हमारी बुक की रीडिंग पहली क्लास हो चुकी है और आज हम इसकी क्लास कर रहे हैं और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, इससे पहले आप बता देंगे सभी एक बार कि आप सभी कैसे हैं? कैसे हैं सभी, एक बार बता देंगे? बता देंगे एक बार सभी कैसे हैं? पर सभी बता देंगे कि कैसे हैं, जैसे भी हैं, भले हैं बुरे। ठीक है, वाली भी पढ़ ली थी अपन ने, है ना? आते हैं। कहाँ पढ़ रहे थे ना? कहाँ पढ़ रहे थे कि मानवों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ रहे थे हम? मानवों में लैंगिक जनन की बात कर रहे थे। ठीक है, चलो एक बार सभी बता देंगे सभी कैसे हैं। ठीक है, चलो देखो, मानवों में लैंगिक जनन की बात करते हैं मेरे भाई। तैयार है सभी? हाँ, स्टार्ट कर दें। चलो देखो, अब तक हम विभिन्न स्पीशीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे हैं। आइए अब हम उस के विषय में जानें जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि, जिसमें सबसे अधिक रुचि है उसके बारे में जानकारी करते हैं। वह है मनुष्य, मतलब मानवों में जो रुचि है, मानवों में मतलब जो मानवों का अध्ययन करने में जो रुचि है, मानवों में जो लैंगिक जनन है उसके बारे में कह रहा है ये कि आओ अब हम क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जहां पर हमारी क्या है, रुचि है। देखो किताब वाले को भी पता है? यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है, कि ये जो मानवों में जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए आइए अब स्थूल रूप से एक असंबंध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में था। कक्षा 1 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं। तो दूध के दांत कौन से होते हैं? जो गिर जाते हैं। ठीक है, जो गिर जाते हैं वो क्या होते हैं? दूध के दांत होते हैं। तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समूहबद्ध कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है। शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जैसे तुमने देखा था, तुम छोटे थे तो धीरे धीरे तुम बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। ठीक है, तो तुम्हारे शरीर में भी वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन भी थे, कुछ ऐसे ऐसे मतलब हमारे शरीर के ऐसे अंग भी थे जिनमें अलग प्रकार से वृद्धि। शारीरिक वृद्धि के अलावा उनको हम शारीरिक वृद्धि न कहकर और वृद्धि मतलब और अन्य नाम दे सकते हैं। इसने कहा है कि ऐसी कौन कौन सी वृद्धियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसने कहा है कि धीरे धीरे शारीरिक बदलाव तो आता ही है, लेकिन शरीर का अनुपात भी बदल जाता है। दूसरा, उसके अलावा क्या कह रहा है ये कि अन्य लक्षण भी आते हैं और संवेदनाओं में भी परिवर्तन आते हैं। ये सब किसमें होता है? मानवों में होता है। ठीक है, मानव का मतलब है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है, इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं, कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियां दोनों में समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल गुच्छ निकल जाते हैं। तब बालों के गुच्छे उग जाते हैं, निकल जाते हैं, तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। किसका? बालों का। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। हाथों पर, पैरों पर और चेहरे पर महीन रोम आ जाती हैं। ठीक है, चलो। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, मतलब कहना चाह रहा है कि हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं।
लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। आवाज आ रही है ना मेरे भाई सभी को? हाँ, तो देखो स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। स्तनाग्र का मतलब है स्तन के जो आगे का भाग है, स्तन के जो आगे का भाग है वो भी क्या होने लग जाता है? गहरा होने लग जाता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। क्या होने लगता है? रजोधर्म। ठीक है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आती हैं तथा उनकी आवाज फटने लगती है, उनकी आवाज फटने लगती है। साथ ही स्वपन अथवा रात्रि में शिश्न भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है। ये कह रहा है कि जो मानव का लिंग है वो जब यौवनावस्था होती है या फिर बोले कि हमारे जो मतलब लैंगिक जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, जो लैंगिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके कारण क्या होती है, जो मानव का जनन तंत्र है उसका जो शिश्न वाला भाग है वो ऊर्ध्व हो जाता है रात्रि के समय। ठीक है, रात्रि में भी क्या हो जाता है? शिश्न अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है, मतलब कि सीधा हो जाता है। ठीक है, ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से कैसे होते हैं? मंद गति से। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते, किसी में पहले हो जाते हैं, किसी में बाद में हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं, किसी में बाद में हो जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कई बार हम क्या कहते हैं कि ये मंद बुद्धि है या तो बालक बुद्धि है, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी में एक साथ हो जाए, कईयों का शरीर तो बढ़ जाता है लेकिन उस तरीके की वृद्धि, मानसिक वृद्धि या फिर और अन्य प्रकार की जो वृद्धियां हैं वो नहीं हो पाती। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि एक उम्र में होगा, ठीक है, सभी में ऐसा फिक्स नहीं है। आइए, प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता, मतलब कि से पूर्ण से धीरे धीरे चलते हैं। उदाहरणतः लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं, ठीक है, तथा धीरे धीरे यह वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है, मतलब कि दिखाई देती है या जांच पड़ती है। जैसे कि हमारे नाक नक्श अलग अलग हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, स्तन अथवा शिश्न की आकृति एवं आकार भी क्या है? भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। ये सारी जो लक्षण दिख रहे हैं इनसे हमें पता चलता है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। क्या आ रही है मेरे भाई? लैंगिक परिपक्वता आ रही है। ठीक है, आओ, इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? कि ऐसा मतलब ऐसा क्या है कि इस उम्र में ही ये क्या होती है? हमें परिलक्षित का मतलब है दिखाई देती है एक तरीके से। हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है। ठीक है, तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। ध्यान से समझेंगे इसने क्या कहा है कि भाई इस काम के लिए ना अलग अलग कोशिका और अलग अलग जो ऊतक है, ठीक है, सेल्स और टिश्यू, कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है, सेल्स बोलते हैं, और ऊतकों को क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, तो देखो विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक विकसित होते हैं। ठीक है, और इन कामों के लिए भी क्या होते हैं? विशेष प्रकार के ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु ऊतक विकसित करता है, मतलब पौधों में भी होता है और मानवों में भी होता है। मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। सॉरी सॉरी भाई, लाइन छूट गई। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौवनारंभ कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। क्या यौवनारंभ को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। देखो, अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम में किस प्रकार संबंध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। तो भाई जनन मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या होगा कि मादा भी होगी और नर भी होगा, और उनकी जो कोशिकाएं हैं, उनकी जनन कोशिकाएं हैं, वो एक साथ क्या होंगी? मिलेंगी, मिलके क्या बनाएंगी? युग्मनज का निर्माण करेंगी, जाइगोट का निर्माण करेंगी। ये बात मैंने बताई। चलो आगे देखते हैं। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? बाह्य मोचन के द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधों में होता है।
अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। या तो क्या है भाई, एक तो ये कहना चाह रहा है कि एक तो क्या इसमें बाह्य मोचन के द्वारा हो सकता है, ये जो जनन की प्रक्रिया है, जनन कोशिका है, ये क्या हो सकती है, बाह्य मोचन के द्वारा हो सकती है। लेकिन अगर हम मानवों की बात करें, पुष्पों में तो हमने देखा था कि भाई बाहर से ही हो रहा था, क्योंकि परागण हो रहा था ना, ये परागण होने के बाद में तो संलयन वनलयन हुआ। तो इसने क्या बोला, दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। या तो बाहर भी हो सकता है, बाह्य मोचन भी हो सकता है, और आंतरिक मोचन भी हो सकता है। ठीक है, आ जाओ। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। यौवन आरंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन, जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न, इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। क्या आ रही है? लैंगिक परिपक्वता आ रही है। ठीक है, बालों का नवीन पैटर्न का मतलब क्या है मेरे भाई, जैसे बालों का नवीन पैटर्न, जैसे दाढ़ी आना। ठीक है, पहले किसी की दाढ़ी नहीं थी, छोटे छोटे हल्की हल्की रोम थी, बोलते ना कि रूम सी आ रही है इसके, तो अब जो बाल आने लग गए, जैसे तुम देखा होगा कईयों के कि सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे मतलब इस तरीके से मतलब बहुत काले और मतलब बहुत मोटे मोटे बाल आ जाते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, फिर इस तरीके से पूरी दाढ़ी आने लग जाती है। ठीक है, आ जाओ। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग अथवा संरचना की आवश्यकता होती है। क्या मेरे भाई, तो जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण के लिए, अब भाई जो जनन कोशिकाएं हैं वो भी मतलब कहीं पे जाके तो जुड़ेंगी, तो जुड़ने के लिए भाई ये है कि उनको दोनों को मिलना पड़ेगा। अब मिलने के लिए भी क्या होती है, कुछ अंग होते हैं, क्या होते हैं, विशिष्ट अंग होते हैं, उनकी क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता, शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता, स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु मां के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है तथा जन्मोपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। आइए जनन तंत्र के विषय में जाने। ठीक है, आओ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे भैया ना। चलो, अब आ गया मेरे भाई नर जनन तंत्र। क्या आ गया? नर जनन तंत्र। चलो, नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये नर जनन तंत्र का चित्र है जो कि मैंने तुम्हें बनवा दिया था। ठीक है, देखो यहां इस तरीके से जो ये गोल गोल सा दिख रहा है तुम्हें, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग दिख रहा है सफेद कलर में दिख रहा है ना मेरे भाई, सफेद कलर में जो दिख रहा है, देखो देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है, वाला भाग दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना मेरे भाई, ये होता है हमारे क्या क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है। ये होता है मेरे भाई, क्या होता है बताएंगे सभी, बताएंगे। देखो ये वृषण है मेरे, क्या है? वृषण। ठीक है, ये पूरा का पूरा वृषण है। ठीक है, और ये जो बाहर लगा हुआ है इसको बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश। तो ये बाहर वाला भाग है, ये बाहर वाली जो संरचना है इसको बोलेंगे वृषण कोश, और जो अंदर का है इसको बोलेंगे वृषण। और वृषण में क्या होते हैं मेरे भाई, वृषण में क्या होते हैं बताओ? वृषण में होते हैं गुरुजी शुक्राणु। क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? शुक्राणु होते हैं। अब ये शुक्राणु क्या करेंगे, जैसे ही वृषण में निर्माण होगा, ये शुक्राणु यहां से होते हुए शुक्रवाहिनी के द्वारा यहां जाते हुए जाकर और यहां जाता है बाहर निकल, ठीक है, हो जाता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये होता है, देखो पहले तो यहाँ सेव हो जाता है, सेव हो जाता है, यहाँ जाके और इस तरीके से शुक्राशय में चला जाता है शुक्राशय में। अब शुक्राशय के बाद में यहाँ होती है प्रोटेस्ट ग्रंथि। क्या होती है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। तो हम पौरुष बोलते हैं। पौरुष ग्रंथि में क्या होता है, ये पौरुष ग्रंथि, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है जो कि शुक्राशय को क्या करती है, प्रेरित करती है के लिए, शुक्राणुओं को उत्सर्जित करने के लिए, शुक्राणुओं को उत्सर्जित करने के लिए। ठीक है, आ जाओ। तो ये तो हो गया हमारा क्या, मूत्र मार्ग, और इसको बोलते हैं अपन शिश्न। ये पूरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं मेरे भाई शिश्न। क्या बोलते हैं? शिश्न बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई? शिश्न बोलते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत समझने में? इस चित्र में तो कोई दिक्कत चाहिए है ना। चलो,
अब देखो ये होता है मूत्राशय। मूत्राशय का मतलब यहाँ पे मूत्र क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये होती है मूत्र नलिका। क्या होती है मेरे भाई, मूत्र नलिका। ठीक है, यहाँ से मतलब शरीर में जो भी मूत्र बनता है, यूरिया वूरिया जो बनता है, वो यहाँ से आके और ये मूत्र आके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है और फिर यहाँ से इस तरह क्या आ जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और एक चीज और पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी कि भाई जो मानव होता है ना, मानव जो होता है मतलब मानव में नर, नर जो होता है उसमें मूत्र मार्ग और शुक्रवाहिनी, मार्ग और शुक्रवाहिनी क्या होती है, एक ही होती है। मतलब कि मूत्र भी इसी मार्ग से निकलेगा और शुक्राणु भी मार्ग से निकलेंगे। ये वाली चीज मैंने बताई थी तुम्हें, बताई थी नहीं बताई थी, बताई थी। ठीक है, चलो बोर नहीं होना मेरे भैया ना, हाँ समझते हुए चलना है। चलो देखते हैं आगे। नर जनन तंत्र, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नर जनन तंत्र। तो मैंने तुम्हें बताया था कि नर जनन तंत्र क्या है मेरे भाई, जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं तंत्र। तो अब इसमें क्या बोलेंगे कि जो भी जनन करने के लिए, ऐसे अंग जो जनन करने के लिए उत्तरदायी हैं, वो क्या कहलाते हैं, जनन अंग कहलाते हैं। नर में है तो नर जनन अंग और मादा में है तो मादा जनन अंग। ठीक है, और ये सारे अंग जब संयुक्त काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जनन तंत्र। क्या बोलते हैं मेरे भाई, जनन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहां होता है मेरे भाई, वृषण में होता है। देखो यहां से चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, यहां से प्रश्न बनेंगे बहुत सारे। तो नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहां होता है, वृषण में होता है मेरे भाई। कहां होता है, वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वृषण कोष मतलब वृषण कोष में स्थित हैं। जो क्यों होते हैं, तो के लिए इनको क्या चाहिए मेरे भाई, शरीर से कम ताप की आवश्यकता पड़ती है। शरीर का जो तापमान है उससे भी कम तापमान की इनको क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रावण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। ठीक है, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है ना, आ जाओ। ये शुक्रवाहिकाएं, मोचन का मतलब है मेरे भाई कि बाहर निकालना। ठीक है ना, शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिनी के द्वारा होता है, मतलब कि बाहर निकालते हैं। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ी कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। उभय मार्ग का मतलब है उभयनिष्ठ है, उसमें कॉमन है कि मूत्र भी वहीं से निकलेगा और तुम्हारा जो क्या होगा मेरे भाई, शुक्राणु है वो भी वहीं से निकलेंगे। प्रोटेस्ट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। यह स्राव क्या करता है, उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। आगे देखते हैं। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। मैंने तुम्हें लिखवाया था शुक्राणु में, शुक्राणु के लिए मैंने लिखवाया था कि यह एक क्या होती है मेरे भाई, यह क्या होती है, एक सूक्ष्म संरचना होती है जिसमें क्या होते हैं बताओ, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो इन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। ये वाली लाइन मैंने यूं क्यों लिखवाई है। ठीक है, आ जाओ। मादा जनन तंत्र, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। कहां होता है, अंडाशय में। तो मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। वो क्या करती हैं, कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। चित्र 7.11 को ध्यानपूर्वक देखिए, चित्र 7.11 को ध्यानपूर्वक देखिए मेरे भाई। कौन सा है 7.11, ये रहा लो। चित्र 7.11 को ध्यानपूर्वक देखिए तथा मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। ठीक है, ये है मादा जनन तंत्र। अब देखो यहां पर ये वाला जो हिस्सा होता है मेरे भाई, ध्यान से समझ, मादा जनन तंत्र में ध्यान से समझेंगे। क्या क्या समझेंगे, यहाँ पे एक तो तुम्हें समझना है अंडाशय। क्या समझना है मेरे भाई, अंडाशय समझना है। और इस अंडाशय से जो अंडाणु है उनको यहाँ गर्भ तक ले जाने का काम कौन करेगा, तो तुम बोलोगे गुरुजी जो अंडों को लेकर जाएगी उसको बोलेंगे अंडवाहिका या अंडवाहिनी। अंडवाहिका या अंडवाहिनी को क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी भी
अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। ये क्या है मेरे भाई? अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अंडाशय में क्या होता है? अंडों का निर्माण होता है। अंडों का निर्माण होता है और अंडों का संचय होता है। ठीक है, अंडों का निर्माण और अंडों का संचय कहाँ होता है? तो बोलोगे गुरुजी अंडाशय में होता है। अच्छा, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में? बोलोगे गुरुजी अंडवाहिनी में होती है। ये वाली चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। तो देखो यहाँ से जो अंडे हैं वो इस तरीके से जाएंगे, यहाँ से शुक्राणु होगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या होगा? जो शिश्न है, नर जनन तंत्र शिश्न वाला भाग है, वो यहाँ तक अंदर प्रवेश करेगा। अंदर प्रवेश करने पर यहाँ से वो क्या करेगा? शुक्राणु रिलीज करेगा, शुक्राणु को उत्सर्जित करेगा। जैसे ही शुक्राणु को उत्सर्जित करेगा, शुक्राणु एक गति कोशिका है, तो वो गति करते हुए यहाँ जाती है। यहाँ पे जाके उन दोनों का क्या बन जाता है जो क्रिया होगी हमारे अंडवाहिनी में होगी। ठीक है, तो युग्मनज का निर्माण बन जाएगा। और युग्मनज का जब निर्माण होगा, तो युग्मनज का निर्माण होकर वो कहाँ स्थापित हो जाएगा? गर्भ में स्थापित हो जाएगा। गर्भ जाएगा, स्थापित हो जाएगा। ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम योनि। और यहाँ इस तरीके से जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं मेरे भाई? गर्भाशय बोलते हैं। ये जो दिख रहा है फैलोपियन है, ये अंडाशय है ही। ठीक है, चलो सारी चीजों के अंगों के बारे में बात कर ली। अब चलो समझा देता हूं थोड़ा सा। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। मतलब अंडे पहले से ही होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? अपरिपक्व, मतलब पके हुए नहीं रहते। यौवनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा एक अंडाशय ये रहा और एक अंडाशय ये रहा, तो अंडाशय की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, तो दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। मतलब महीने में दोनों में से कोई से में भी एक क्या होगा? अंडा परिपक्व हो जाएगा, अंडा पक जाएगा। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त रूप से होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें हेडिंग डलवाकर गर्भाशय की, शुक्रवाहिनी की, है ना, योनि की, ये सारी चीजें मैंने दलवाई है। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय कहाँ खुलता है? ग्रीवा द्वारा योनि में। ठीक है, ये गर्भाशय है, यहाँ इस तरीके से ग्रीवा खुलेगी, खुलेगी योनि में खुलेगी। ठीक है, आ जाओ। मैथुन के समय शुक्राणु, मैथुन का मतलब है सेक्स के समय, सेक्स के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। जहां क्या होते हैं? अंड कोशिका से मिल जाते हैं, मतलब अंडाणु से मिल जाते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। भ्रूण कहाँ स्थापित हो जाता है? गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है। लगातार क्या होता रहता है? ये विभाजित होता रहता है। तो लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। किसका विकास करता है? अंगों का विकास करता है। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि मां का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से होता है। क्या होता है मेरे भाई? मां का शरीर जो है वो गर्भधारण के लिए, और जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसके विकास के लिए ये क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है बताओ? अनुकूलित होता है, मतलब कि ठीक होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। रुधिर प्रवाह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रुधिर प्रवाह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वो माँ के शरीर से क्या लेता जाएगा? पोषण लेकर जाएगा। जो माँ का ब्लड है उससे क्या लेता जाएगा? वो पोषण लेता जाएगा, न्यूट्रिशंस लेता जाएगा। ठीक है, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो मैंने पूछा था तुमसे, प्लेसेंटा बोल दो, ठीक है, या फिर अपरा बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो? अपरा, या फिर बोल दो गर्भनाल। क्या बोल दो? गर्भनाल। ठीक है, यह एक तस्तरीनुमा संरचना है। पहली बात ध्यान से सुन लेंगे कि प्लेसेंटा की, इसको भी लिख लेंगे मेरे भैया ना, इसको लिख लेंगे, इससे प्रश्न पूछता है कि प्लेसेंटा की संरचना है, यह एक तस्तरीनुमा संरचना है। प्लेसेंटा कैसी है मेरे भाई? प्लेसेंटा एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। ठीक है,
कहाँ होती है? गर्भाशय की भित्ति में दसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। मां के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र उत्पन्न मतलब प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विकासशील जो भ्रूण है उसके द्वारा क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। मां के शरीर में गर्भ का विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है, मतलब कि 9 महीने का समय लगता है। जो भी बच्चा है, जो भी भ्रूण है, वो धीरे धीरे विकास करता है। ऐसा नहीं है कि आज ही विकास कर लेगा, नहीं, वो धीरे धीरे विकास करता है और इसका पूरा विकास होने में समय लग जाता है, 9 माह का समय लग जाता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है मेरे भाई। का जन्म होता है? शिशु का जन्म होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। तो अंडे का जब निषेचन नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं, तो ये जो ब्लड की जो मतलब दीवारें हैं, मतलब दीवारें बनी हुई है, गर्भाशय की जो दीवारें बनी हुई है, ये टूट टूट कर क्या होने लग जाती है? बाहर आने लग जाती है, जिसको हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता, मतलब अंडाणु का अगर निषेचन नहीं हो, तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। कितने दिन तक जीवित रहती है? 1 दिन तक, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडे का विमोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। मतलब हर महीने गर्भ भी क्या करता है? एक अंडे को परिपक्व करने की तैयारी करता है, एक अंडे को परिपक्व करने की करता है। आ जाओ आगे देखेंगे। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर निषेचन नहीं हुआ है तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। म्यूकस को हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा, बोलते हैं श्लेष्मा, बोलते हैं मेरे भैया ना, क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। आ जाओ, इस चक्र में लगभग 1 मास का समय, मास का मतलब है महीना, मंथ, ठीक है, तो 1 मंथ का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। मतलब जिसके रजोधर्म आ गया उसकी अवधि 2 दिन में, कि कोई किसी के तो 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, किसी के 8 दिनों तक चलते हैं। यह रजोधर्म जो है एक प्रोसेस है जो कि 2 से 8 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 2 से 8 दिन तक चलता है, 2 से 8 दिन तक चलता है। अब आ जाओ बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे, जनन स्वास्थ्य की। देखो जैसा कि हम देख चुके हैं, लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है। क्रमिक का मतलब है एक क्रम से चलने वाला क्या है? प्रक्रम है, तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। अतः किसी सीमा जिसको आंशिक रूप से, क्या कोई सीमा जिसको हम आंशिक रूप से मान सकते हैं, आंशिक रूप का मतलब है हमने अनुमान लगाया है, ठीक है। अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भ धारण योग्य हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि गर्भ मतलब हमने देख लिया भाई बालक बड़ा हो गया और फिर इसका दिमाग भी सही चल रहा है, मतलब कई कई होते हैं जिनका मतलब क्या है, कम उम्र में क्या है, शरीर पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैंगिक रूप से परिपक्व है मेरे भाई। जब शारीरिक रूप से परिपक्व है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लैंगिक रूप से भी परिपक्व होगा। इसने यही बात कही है कि अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भ धारण योग्य हो गए हैं। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है? आओ देखते हैं। इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहे या न चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफी मुश्किल हो सकता है। देखा नहीं है कि तुमने क्या देखें? देखो भाई, कोई बुरा मत मानना, मैं जो रियलिटी बात है जो अपने यहाँ पे चलती है वो सारी चीजें बता रहा हूँ एक मतलब बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। इसने क्या कहा है कि इसमें तुम्हारा दबाव भी हो सकता है, किसी का दोस्त का हो सकता है, किसी घर वाले का हो सकता है, या फिर समाज का हो सकता है, फिर सरकारी चीज का हो सकता है। तो कैसे दबाव? तुमने देखा है कई बार जैसे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, अच्छा अब वो जीएफ बीएफ बनाने में लग जाते हैं। तेरे जीएफ कौन? ऐसा मर जा, डूब मर, ये कर वो कर। बोली सोचे यार अपने तो है,
वो देखते हैं। फिर भाई जीएफ बीएफ भी बन गए, चलो नॉर्मली फ्रेंड भी बन गए, ठीक है, लेकिन उनसे कहते हैं यार तूने वो किया कि नहीं किया, सेक्स किया नहीं किया, तो ये मेरे भाई एक दबाव सा बन जाता है, उसको ये लगता है कि यार ये जरूरी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भैया ना, ऐसा नहीं है। देखो ये चीजें हैं जो मैं खुल के बता रहा हूँ कि ये सारी चीजों को अवॉइड करें, इन चीजों से बच कर चले। हाँ भाई ठीक है यार, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इनसे बच के चलें, ठीक है। अब देखो कई क्या कहते हैं, यार ब्याह करा अभी 16 साल का ही है लेकिन इसके शादी करेंगे। भाई क्या शादी करोगे, वो पूरी तरीके से परिपक्व है क्या, वो उन चीजों के लिए जो उत्तरदायित्व है, ये जनन कोई ऐसा मतलब मजाक नहीं है। जनन क्या है मेरे भाई, एक उत्तरदायी है, मतलब एक उत्तरदायित्व है जिसको हमें संभालना पड़ेगा, जिम्मेदारी है कि ये ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई कर लिया फिर इन्ना, ऐसा नहीं है। जनन कोई खेलकूद नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये क्या है मेरे भाई, उत्तरदायित्व है। इसने यही बोला है, देखो यही बोला है कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य है या नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है, इस विषय पर हम सभी पर किसी ना किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए, कौन सी क्रिया के लिए, जनन क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है कि तूने किया या नहीं किया, भले ही हम चाहें या न चाहें, मतलब हम नहीं चाहते तब भी, ठीक है। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। किसी का अगर 16 साल की ब्याह में 16 साल की उम्र में शादी कर दी, 17 की उम्र में अगर बच्चे नहीं हुए तो दिक्कत, क्या दिक्कत कि यार तुझको 1 साल हो गई बच्चे नहीं हो रहे, फिर उसमें लड़की वाला लड़की पर उंगली लड़के पर उंगली कि यार तुझसे बच्चे नहीं हो रहे, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, ये बहू ऐसे आ गई। मोहल्ले में जब तुम देखोगे गाँव में तो ऐसा बहुत बुरा सिस्टम है। क्या बुरा सिस्टम है वहां पे, तो मतलब लेडीज ऐसी तरीके से मीटिंग लगा के बैठ जाती है, तेरी बहू को काई को नहीं हो, 1 साल होगी, या तो दिक्कत है दिखाओ डॉक्टर को, कोई झाड़ा फूंक दुआओ। तो ये सारी चीजें दबाव हैं। तो इसने क्या बोला है, अब भाई तुमने 16 साल की उम्र में शादी कर दी, 16 साल की उम्र में तुमने शादी कर दी, अब भाई बंदे को नहीं है समझ उन चीजों की, नहीं है उन चीजों से मतलब वो, तो अब वो कैसे मतलब, अब उसके ऊपर तो दबाव बन गया कि यार करना ही पड़ता है, पता नहीं क्या चीज है ये, है ना, तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें दबाव है। देखो संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का, ठीक है, सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफी मुश्किल हो सकता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। प्रगाढ़ का मतलब है एक गहरा, प्रगाढ़ का मतलब क्या है, गहरा शारीरिक संबंध स्थापित होता है, ठीक है ना। जब यौन क्रिया होती है मतलब जब तुम सेक्स कर लेते हो किसी के साथ, तो उसके साथ अटैचमेंट, तुम्हारी फीलिंग्स, मतलब एक संबंध जो है, तुम्हारा जो रिलेशन है वो बहुत गहरा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। प्रगाढ़ का मतलब यहाँ गहरा है, गहरा शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। हो सकता है मेरे भाई, बहुत सारे रोग है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में हो जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम संक्रमण। क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोल देते हैं, संक्रमण बोल देते हैं, ठीक है, या फिर संचरण रोग बोल देते हैं। तो लैंगिक संचरण भी हो सकता है। लैंगिक संचरण का मतलब जब हमने मतलब यौन क्रिया की है, हमने सेक्स किया है, जब हमने जनन की प्रक्रिया अपनाई है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हमें क्या हो सकता है, लैंगिक संचरित रोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, यौन संचरित रोग भी हो सकते हैं। इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा, जिसको हम वाट बोलते हैं, तथा HIV एड्स शामिल है। इस वाली चीज को और लिख लेंगे मेरे भाई, मैंने ये वाली चीज नहीं, मस्सा, ठीक है, मस्सा, ठीक है, किससे होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। तो मैंने विषाणु वाली जो हेडिंग लिखवाई है उसमें डाल लेंगे, ठीक है ना। तो मस्सा और HIV एड्स शामिल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, लैंगिक क्रियाओं के दौरान, लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है, क्या इनको रोकना संभव है। चलो ने बताया है शिशन के लिए आवरण, शिशन के लिए आवरण अथवा कंडोम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव है। पूरा तो इनका भी नहीं है, कुछ सीमा तक ही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इनसे मतलब हो जाएगा, इनसे बचाव हो जाएगा। ये ओनली थोड़ा बहुत बचाव कर सकती है, लेकिन संपूर्ण बचाव तो इनसे भी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या क्या है, देखो समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। देखो आगे देखेंगे सभी समझेंगे। देखो क्या है, यौन मतलब लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भ धारण की संभावना सदा बनी रहती है, ठीक है। जब किसी ने सेक्स कर लिया अगर बिना प्रोटेक्शन के, तो एक दिमाग में ख्याल रहता है, एक दिमाग में डर रहता है, एक दिमाग में ऐसी फीलिंग्स आती है, ऐसी मतलब मेंटेलिटी बन जाती है कि यार सेक्स कर लिया मतलब बच्चा होगा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसने क्या बोला है कि लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भ धारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में, गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है।
एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भाई मान लो कोई लड़की है या फिर नई लेडी, मतलब जो लेडीज है जिसकी अभी शादी हुई है, ठीक है, तो वो अगर मतलब बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती, वो इस जिम्मेदारी के लिए है ही नहीं है, मतलब अभी तब उस तरीके से तैयार ही नहीं है, और अगर तुम उसके मतलब जबरदस्ती तुम चाहते हो कि बच्चा हो, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, उसका मतलब नहीं हो पा रहा उससे कि भाई मुझसे मैनेज नहीं होगा, और लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो मेरे भाई, फिर भी बच्चे अगर मतलब अगर तुम कर रहे हो तो वो क्या है मेरे भाई, वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है, के लिए, उस लड़की के लिए या उस महिला के लिए, ठीक है, उस मतलब जो भी वो रहेगी जनक पीढ़ी, ठीक है। तो देखो, अतः गर्भ धारण रोकने के अनेक तरीके खोजे गए हैं। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है। किसका है? यांत्रिक अवरोध का। यांत्रिक का मतलब है जिसमें मैकेनिकली का मतलब है जिसमें मतलब काम में लिया गया हो, मशीन जैसे, जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके, जिसको हमने कोपर्टी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कोपर्टी। इसमें नहीं लिख रखा, मैंने लिखवाया है, ठीक है। आ जाओ। शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, एक तो टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, और एक जो मैं से इसने बोला है कि भाई शिश्न पर जो मतलब पहनाया जाता है, जो कवर पहनाया जाता है, उसको हम कंडोम बोलते हैं, तो कंडोम का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, कंडोम का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा, महिलाओं के लिए भी अलग से कंडोम आते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके लिए तीसरी क्या आती है? एक कोपर टी आता है, जो कोपर टी मैंने तुम्हें समझाया। एक इनके लिए क्या आती है? गर्भ निरोधी गोलियां और आती हैं। उन गर्भ निरोधी गोलियों को यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि भविष्य में, जैसे मान लो तुमने अभी तो बच्चे नहीं करने, लेकिन भविष्य में क्या होता है कि इनके लिए, भविष्य में इनके लिए क्या होता है, जैसे भाई बच्चे पैदा करने की क्षमता हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है इन गोलियों की वजह से, ठीक है, ठीक है। एक अलग तरीके की गोली आती है, एक तो टैबलेट वो आती है जिसमें आप क्या करते हो कि अबॉर्शन टाइप में करते हो, सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है। कुछ ऐसी गोलियां भी आती है जो कि सेक्स से पहले ली जाती हैं। सेक्स से पहले उन टैबलेटों को लेने से क्या होता है मेरे भाई कि जो शुक्राणु होते हैं वो वहां योनि मार्ग में ही क्या हो जाते हैं? पूरे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो उसका मतलब टाइम पीरियड रहता है भाई 1 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, जो भी उसका टाइम पीरियड रहता है वो अलग अलग हिसाब से आती है। क्या होता है, जैसे सेक्स करने से पहले उस टैबलेट को दी जाती है, जिससे उसमें क्या होता है कि भाई उसके अंदर इस तरीके से हार्मोन रिलीज होते हैं, मतलब एक्टिविटी होती है कि जो भी मतलब जब सेक्स करते हैं तो जो शुक्राणु है वो योनि में ही क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, वहीं पर ही अपना दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। आ जाओ, ठीक है, आओ। प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बता दिया, सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। आ जाओ। एक तरीका यांत्रिक अवरोध है जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके। शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है, जिससे अंड का विमोचन ही नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है, मैंने यही तो बताया भाई, है, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है। मैंने यही बताया कि संतुलन को परिवर्तित करेंगी तो तुम्हारे बाद में दिक्कत आएंगी बच्चों को, ठीक है। आगे आओ, मतलब बच्चे पैदा करने में दिक्कत आएगी, अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विपरीत प्रभाव, इसलिए ना ले, ठीक है मेरे भाई, इसलिए कोई भी ना ले। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां जैसे कि लूप अथवा कोपर्टी, या तो लूप बोल दो या कोपर्टी बोल दो, ठीक है, को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा, जिसको हम क्या बोला था? वैस्कोटोमी बोला था। यदि स्त्री के अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड का मतलब होता है डिंब, ठीक है, अंड का क्या होगा? डिंब, इंग्लिश में बोलते हैं एग, वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं, दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु क्या? परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण एवं दूसरी उत्पन्न हो सकती है। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को भी हटाया जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। विशेष लिंग का मतलब है थर्ड जेंडर, ठीक है मेरे भाई, विशेष लिंग का मतलब क्या है? थर्ड जेंडर, ठीक है। ऐसा गैर कानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। चयनात्मक गर्भपात का मतलब जैसे बच्चा पेट में होता है तो उसकी सोनोग्राफी कर ली जाती है और उसमें यह पता लगा लिया जाता है, ठीक है, कि बच्चा है या बच्ची है या फिर ट्रांसजेंडर है, मतलब कि या तो मादा होगा या नर होगा या फिर क्या होगा मेरे भाई, या फिर क्या होगा? ट्रांसजेंडर होगा, मतलब कि थर्ड पर्सन, मतलब समझ गए हो तुम, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें क्या होगा कि
तो क्या है पहले ही चेक करा लिया जाता है। अब फिर पता चल जाए कि भाई बच्चे मतलब मादा बनेगा या नर बनेगा या फिर मतलब थर्ड जेंडर बनेगा, जो भी बनेगा, अगर उसको नहीं चाहिए तो वो क्या कर लेता है, उनकी मतलब अबॉर्शन करवा देते हैं, तो भ्रूण में बच्चे को गर्भ में ही क्या करवा देते हैं, मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। लेकिन सरकार ने इन पर क्या किया है, रोक लगाई हुई है। और अगर किसी ने किया, अगर देखो, अगर किसी ने मतलब गर्भपात करवाया, गर्भपात का मतलब है कि जो बच्चे हैं उनको गर्भ में ही मरवा दिया जाए। और तुम्हें पता है कि भाई ये गर्भपात कर रहा है, ये हॉस्पिटल है, ये मतलब लोग हैं जो गर्भपात कर रहे हैं, तो इसकी आप दे सकते हैं। इसकी सूचना देने पर आपको 2 से 2.5 लाख रुपए भी, आपकी जानकारी, आपकी सूचना, आपकी सारी चीजों को गुप्त रखा जाता है। गुप्त का मतलब उनको नहीं बताया जाता। चलो आगे देखेंगे। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। ऐसा गैर कानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक मतलब है चयन करना, ठीक है, गर्भपात हेतु किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। मतलब कि लेडीज और पुरुषों में जो अनुपात है उसको बनाए रखने का है हमारे लिए आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है। हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो कि चिंता का विषय है। चिंता का क्या है मेरे भाई, विषय है। हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। ठीक है, चलो 1 मिनट बताता हूं। क्या मेरे भाई, अब देखो ध्यान से समझेंगे कि इसने क्या बोला है कि भाई एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर इसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, अब मान लो पुरुष ही पुरुष हो गए तो ये तो गड़बड़ हो गई, अगर महिलाएं महिलाएं हो गई तो ये भी गड़बड़ हो गई। मतलब इन दोनों का संतुलन लाना जरूरी है, संतुलन लाना क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलो यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? क्या बताओ कि क्या है महत्वपूर्ण कारण इनका? भाई उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि ये इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है, इनका निम्न स्तर है और जो उच्च स्तर है क्या है, सारी चीजों के बारे में तुम बता सकते हो क्या? बताना है, सोचना है। बता नहीं सकते तो थोड़ा सा खुद को मतलब खुद अपने उस चीज को रियलाइज करेंगे। ठीक है, चलो देखो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो अब देखो परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, बताओ किस प्रकार भिन्न है। तो देखो ध्यान से समझेंगे, अपन ने एक पढ़ा आंतरिक मोचन और बाह्य मोचन। जो पुष्प होते हैं, जो परागण की क्रिया है ना मेरे भाई, ये बाह्य मोचन है, मतलब बाहरी रूप से की जाती है। कैसे की जाती है? बाहरी रूप से। भाई बाहरी रूप से ही तो करते हैं। पुष्प का जो दूसरे पुष्प का परागकण है वो इस पुष्प पर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते थे, पर परागण। क्या बोलते थे मेरे भाई? पर परागण बोलते थे। अच्छा, स्वपरागण में क्या होता था कि जिस पुष्प का है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाता था। तो ये क्या अंदर हो रहा था क्या? तुम बोलोगे नहीं सर ये तो पुष्प के बाहर हो रहा था। तो ये वाला कौन सा है, ध्यान से समझेंगे। इसमें तो क्या होता है, परागण की क्रिया में बोलेंगे कि बाह्य मोचन होती है। क्या होती है? बाह्य मोचन। बाह्य मोचन है द्वारा है, ये बाह्य मोचन होता है इसमें। और निषेचन में क्या होता है? आंतरिक है, आंतरिक। भाई जो निषेचन की क्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है, जबकि ये वाला जो परागण की क्रिया है ये तो शरीर बाहरी हो जाती है, पुष्प के बाहरी हो जाती है। लेकिन जो निषेचन की क्रिया है वो तो पुष्प के अंदर होती है ना, अंडाशय में जाके। हाँ, तो प्रकार भिन्न है। ठीक है, शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या भूमिका है? तो शुक्राशय को बताएंगे कि शुक्राशय क्या काम आता है और प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या काम आती है। दोनों की हेडिंग लगवाकर मैंने नोट लिखवाया है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो मैंने लिखवाया है लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। अच्छा, कौन कौन से थे? तो सबसे पहले तो था कि गुप्तांगों में बाल आ जाते हैं, चेहरे का मतलब रंग, मतलब चेहरे पर चेहरा क्या हो जाता है? तैलीय हो जाता है। त्वचा कैसी हो जाती है? तैलीय हो जाती है, तैलीय त्वचा हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा क्या बताया? गुप्तांगों में बाल आ जाते हैं। लड़कियों के जो होता है वो स्तनों में वृद्धि
लग जाती है, आवाज में पतलापन आ जाता है, कमर के जो नीचे का हिस्सा है मतलब जो जांग की हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ये सारे किसके उदाहरण है मेरे भाई, ये किसके उदाहरण है, यौवनारंभ के लड़कियों में। ठीक है, चलो मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, तो हम लिखेंगे कि जो गर्भाशय होता है तो गर्भाशय की दीवारों में एक प्लेट या तस्तरी आकृति धंसी होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और इस प्लेसेंटा के द्वारा ही ये प्लेसेंटा ही बच्चे को क्या करता है, ब्लड के माध्यम से या रक्त के माध्यम से या माता के रक्त का पोषण जो होता है उसको प्राप्त कराता है। ठीक है, ये हो गया। यदि कोई महिला कोपर्टी का उपयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचित रोगों से रक्षा करेगा क्या, बताओ, यौन संचित रोगों से रक्षा करेगा क्या, तो ध्यान से समझ लेंगे। कोपर्टी से अगर ये कर रहा है तो ये ध्यान से समझ लेंगे, ऐसा जरूरी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। जैसे मान लो कि मूत्र मार्ग में जलन हो रही थी, क्या हो रही थी, मूत्र मार्ग में जलन। अच्छा, रोग पड़ा था जिसमें मूत्र मार्ग में जलन हुई थी। अच्छा, बताएंगे एक बार कि वो कौन सा रोग था जिसमें मूत्र मार्ग में जलन हो रही थी, तो बहुत सारे रोग ऐसे हैं कि भाई कॉपर टी तो क्या करेगा, ये तो ओनली गर्भ धारण को रोकेगा। किसको रोकेगा, गर्भ धारण को। क्या ये इन्फेक्शन को या यौन संचारित रोगों को रोकेगा, तो तुम बोलोगे नहीं सर ये यौन को रक्षा नहीं करेगा। ठीक है, ये किसको रोकेगा, कॉपर टी, ये गर्भ धारण को रोकेगा। किसको रोकेगा, गर्भ धारण को रोकेगा, गर्भ धारण को रोकेगा। ठीक है, चलो ये सारे प्रश्न हो गए, बताओ कोई दिक्कत इसमें किसको, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई कि आपने क्या सीखा। ये चैप्टर का सारांश है मेरे भाई इसमें कि आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा है। चलो, अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। ठीक है, अपने अस्तित्व नहीं है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। ठीक है, विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या दो अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है। यदि हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में जाए तो प्रत्येक भाग से पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं। इनमें कुछ मूल भी भरकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़, तना अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाते हैं जिसको हम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण है जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जीव मतलब व्यष्टि, जीव का मतलब क्या है, व्यष्टि द्वारा होती है, जिसमें एक जीव काम आता है, एक जीव क्या करता है, एक जीव के द्वारा नई संतति उत्पन्न की जाती है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। आ जाओ, लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में दो भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में एक जीव। डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो प्रजातियों के अस्तित्व की लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती, लैंगिक जनन के द्वारा क्या होती है, अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जबकि अलैंगिक जनन से नहीं होती। पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम में परागकण परागकोश से स्त्री के स्तर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं जिसे परागण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निषेचन द्वारा। आगे देखते हैं। यौवनारंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, उदाहरण के लिए लड़कियों में का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह है। मानव में नर जनन तंत्र में वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है, मूत्र मार्ग तथा शिश्न होते हैं। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्थिति योनि में होता है तथा निषेचन वाहिनी में होता है। निषेचन कहाँ होता है, डिंब वाहिनी में। डिंब का मतलब क्या है, अंड वाहिनी। डिंब का मतलब क्या होता है, अंडा, जिसको हम अंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड। डिंब को क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। अंड वाहिनी बोल दो, अंड वाहिका बोल दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, निषेचन डिंब वाहिनी में होता है। गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भ धारण रोका जा सकता है। कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियां, कॉपर टी तथा अन्य युक्तियां इसके उदाहरण हैं। ये चैप्टर अपन ने पूरा का पूरा रीड कर लिया है मेरे भाई, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। देखो, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बताओ किसमें होता है मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा किसमें होता है बताओ, बताएंगे सभी। अलैंगिक जनन मुकुलन किसमें होता था, बताओ, बताओ किसमें होता था, अमीबा में होता था क्या, तुम बोलोगे नहीं सर अमीबा में तो क्या हो रहा था, अमीबा में तो क्या हो रहा था, विखंडन हो रहा था। क्या हो रहा था, खंडन है, विखंडन हो रहा था, खंडन हो रहा था, खंडन हो रहा था। क्या हो रहा था, खंडन। बताओ खंडन था कि विखंडन, बताओ, बताओ कौन सा खंडन, खंडन था या विखंडन था, मेरे भाई
खंडन था या द्विखंड, मतलब खंडन था या विखंडन था? मुझे पता है कि द्विखंडन होगा। क्या होगा? द्विखंडन। लेकिन ये बताएंगे कि मतलब क्या हो रहा था, खंडन हो रहा था या विखंडन हो रहा था। एक कोश के जीव क्या होता है वो बताएंगे। बाद देखो प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा था, प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था मेरे भाई? बहुविखंडन, बहुखंडन हो रहा था इसमें। प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा था? बहुखंडन। जो किसका था? मलेरिया का परजीवी मलेरिया का था ना, तो बहुखंडन। अच्छा लिस्मेनिया में क्या हो रहा था? लिस्मेनिया में क्या हो रहा था बताओ? लिस्मेनिया में मुकुलन हो रहा था क्या? लिस्मेनिया में मुकुलन हो रहा था क्या? बताएंगे। नहीं सर, लिस्मेनिया में मुकुलन नहीं हो रहा था। लिस्मेनिया में तो एक क्या है, कोड़े जैसी संरचना थी, तो यीस्ट में हो रहा था। तो हाइड्रा और यीस्ट में क्या पाया जाता है? मुकुलन पाया जाता है। हाइड्रा व यीस्ट में क्या पाया जाता है? मुकुलन पाया जाता है मेरे भाई। हाइड्रा और यीस्ट में, हाइड्रा और यीस्ट में क्या पाया जाएगा? मुकुलन पाया जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यीस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यीस्ट। देखो निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अच्छा बताओ कौन सा भाग नहीं है? अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, वाहिका या डिंब वाहिनी? तो हम बोलेंगे शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण तो किसमें होता है? किसमें होता है शुक्राणु? शुक्राणु का निर्माण तो नर जनन तंत्र में, तो मादा जनन है। तो अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है और डिंब वाहिनी भी होती है। डिंब वाहिनी को हम अंडवाहिका और अंडवाहिनी भी कहते हैं। अंडवाहिका या अंडवाहिनी भी कहते हैं, वाहिनी कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। पराग कोश में होते हैं। अच्छा पराग कोश में क्या होंगे? क्या बायदल होगा, क्या अंडाशय होगा, अंडप होगा या परागकण होगा? तो हमको पता है गुरुजी, पराग कोश में परागकण होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? ये सीधी हेडिंग लिखवाई है मैंने, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन लाभ, कि इनमें विभिन्नता पाई जाती है, नए वर्णों का नए वर्णों को क्या मिलता है? नए वर्णों को मतलब सुसृजित करने का अवसर मिलता है, ये सारी चीजें। मानव में वृषण के क्या कार्य है? तो मानव में वृषण का कार्य क्या क्या है, ध्यान से समझे। एक तो पहला है कि ये क्या करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। और दो तीन कार्य हैं जो तुम लिखोगे खुद से, ठीक है। चलो, ऋतुस्राव क्यों होता है? ऋतुस्राव क्यों होता है कि भाई जब भी मतलब हम गर्भाशय की जो दीवारें होती है वो भ्रूण को पोषण देने के लिए होती है, लेकिन जब अंडा निषेचित नहीं होता, जब अंडा निषेचित नहीं होता तो ये जो दीवारें हैं, जो गर्भाशय की दीवारें हैं, वो टूट होती है, ब्लड के रूप और म्यूकस, तो रक्त और म्यूकस होने लगती है, बाहर आने लगती है। इसी को हम बोलते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं। हर महीने यह प्रक्रम चलता है, क्योंकि मतलब जो भी अंडाशय है, जो भी दो मतलब मादा के जो दो अंडाशय है उनमें से एक अंडाशय क्या करता है? हर माह क्या करता है? एक अंडा परिपक्व करता है। आ जाओ, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र नामांकित चित्र बनाना है, जो तुम बना ही दोगे, ठीक है। बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? तो भाई एक तो कोपर्टी है, कोपर्टी के अलावा मतलब तुम्हारे कंडोम है, ठीक है, और उसके अलावा अन्य विधियां भी हैं। पहले दो ही लिख देंगे, ठीक है। चलो, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो एक कोशिक और बहुकोशिकी में लिखेंगे मेरे भाई कि एक कोश के जीवों में तो पद्धति में क्या अंतर है और बहुकोश के जीवों जनन पद्धति में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ ध्यान समझ लेंगे, यहाँ एक कोशिक और बहुकोशिक है, अलैंगिक और लैंगिक नहीं पूछा, ठीक है। दोनों में अंतर तुम लिख, ठीक है। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? बताओ। तो ये मैंने लिखवाया है कि मतलब जनन जो है वो किसी मतलब क्यों आवश्यक है, ठीक है। जनन क्यों आवश्यक है, किस प्रकार सहायक है, ये तो तुम बताओगे, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? भाई गर्भ निरोधक जो युक्तियां अपनाने के कारण क्या हो सकते हैं? पहली बात तो क्या, देखो ये सारी चीजें अपने मेंटेलिटी पे डिपेंड करती है, अपने खुद से उत्तर देना इन चीजों का। क्या क्या है कि भाई एक तो क्या कि भाई जैसे हम मतलब चाहते ही नहीं कि अभी बच्चा हो, मतलब गर्भ धारण नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं? गर्भ निरोधक के काम में ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है मेरे भाई, तब मतलब उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अफेयर कर रहा है, एक्सटर्नल अफेयर चला रहा है, तो उसके लिए हम गर्भ निरोधक युक्त के काम में ले सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है बताओ? तो गर्भ निरोधक युक्त क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण हो सकते हैं भाई? तो बात तो ये है कि अगर हम बच्चा नहीं चाहते, ठीक है, अगर हम गर्भ धारण नहीं चाहते, तो हम गर्भ निरोधक करते हैं, उपयोग में लेते हैं, पहली बात, ठीक है। चलो, ठीक है, ये पार्ट तुम्हारा कंप्लीट है मेरे भाई, ठीक है, ये पार्ट तुम्हारा कंप्लीट है। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या तो वो बताएंगे, अगर नहीं है तो वो भी बताएंगे। चलो बताएंगे सभी एक बार, बताएंगे भाई एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो तुम तीन चार जो भी है, चलो क्वेश्चन लिख लेंगे सभी। क्वेश्चन क्या क्या लिखेंगे देखो, फिर से देखने पड़ेंगे।
चलो देख लेता हूँ तुम्हारे लिए। चलो क्वेश्चन लिखेंगे पहला पर एक, क्या लिखेंगे इसमें भाई? एक चार नामकरण सवाल है मेरे पर। एक मिनट ना, एक मिनट दूसरा लिखेंगे पर सचिन पर सचिन 4 नंबर, 4 नंबर का है, 4 नंबर का जो टाइमिंग है कितने वर्ड में लिखना पर, तो है एक लाइन में है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर का शब्दों में लिखते हैं। टाइम तुम्हारे है ये, क्या मेरे भाई 3 क्वेश्चन हो गए हैं? ठीक है, आज के तीनों प्रश्न मैंने करा दिए। और बताओ कोई चीज की दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई और चीज की दिक्कत है तो। 3 प्रश्न मैंने लिख दिए, ठीक है। एक तो 1 नंबर का ही है, इसमें इसका नामकरण करना है इसका नाम। बताओ हो गया सभी का? ये सभी ने दिक्कत किसी को इसमें तो कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। दिक्कत है तो बताएंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके देखो मेरे भाई क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं जो संडे को लेंगे, और एक पिछले साल के प्रश्न हमारे देखो चौथे चैप्टर के रह रहे हैं, 5वें के रह रहे हैं, 6ठे के रह रहे हैं, 7वें के रह रहे हैं। 4 हो चुके।
तो मैं तुम्हारे लिए एक दिन ले आऊंगा, ठीक है मेरे भाई। इसका जो इस बार जो संडे होगा, क्या है आज, आज है तुम्हारा बुधवार, मंगलवार है शायद, आज मंगलवार है, बुधवार है, जो भी है। कल जो हम मतलब संडे आएगा उस क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है मेरे भाई। जो इंटरनली है जो भी है, ठीक है। चलो नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब जो तुम्हारे पिछले सालों के जो पेपर आए हुए हैं उनके बारे में बात, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाई। थैंक यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है। और हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो अनुवांशिकता होगा, ठीक है। हेरिडिटी, हेरिडिटी, जेनेटिक्स अलग है और हेरिडिटी अलग है, अनुवांशिकता अलग है और अनुवांशिकता अलग है, ठीक है। दोनों में अंतर भी समझ है क्या नहीं, ठीक है ना। हाँ, एक पीढ़ी है कि फिर जो भी रहेगा हम बताएंगे मेरे भैया ना, ठीक है मेरे भाई। और देखो जुड़ जाओ और अब जबरदस्त तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मैं भी 2-2 3-3 क्लासें लेने वाला हूँ तुम्हारी, ठीक है। और इसके साथ ही क्या है भाई, 2 क्लासों के साथ साथ अब हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक एक क्लास होगी, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा, मेरे पास मैंने तैयार कर लिया। जैसे ही क्लास होगी मैराथन तुम्हारी लेंगे, अर्धवार्षिक है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये ठीक है, चलो।